हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपनी इस क्लास में हम लोग शुरू करने हैं सेल वॉल। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डायग्राम देखा था, किसका किसका बताओ। एनिमल सेल, प्लांट सेल का डायग्राम हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। सेकेंड क्लास में हमने प्लाज्मा, मेम्ब्रेन और फिर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इन सब के बारे में जाना था। आज अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ओनली इन प्लांट सेल्स। याद है ना आपको, ओनली इन प्लांट सेल्स। मैंने 3-4 फीचर्स को हाईलाइट किया था डायग्राम में कि दीज फीचर्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, तो वो हो गया सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जानने हैं। सबसे पहला, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। इट इज नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आउटसाइड आप लिख सकते हो। इट इज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है प्लांट सेल में, उसके बाहर में होता है सेल वॉल। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। इट इज़ रिजिड आउटर कवरिंग, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सॉफ्ट सा होता है जो कि एक्सपैंड कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड नहीं करता। इट इज़ रिजिड आउटर कवरिंग, यही तो बचाता है प्लांट के सेल को बर्स्ट होने से। नेक्स्ट है, ये बना होता है किस चीज़ से? सेलुलोज से। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है सेलुलोज, जिससे ये बना रहता है। और क्लास 10th में जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज लेते हैं। सेलुलोज लेने की वजह से उनका एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा बड़ा बनता है, और हमारा कार्निवोर का एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और जो कार्निवोर होते हैं जो फ्लैश लेते हैं उनका क्या होता है? कम टाइम लगता है। तो सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला मटेरियल है, याद रखना। फिर हम क्लास 10th में पूछेंगे सेलुलोज के बारे में आपसे कि आपने सेलुलोज के बारे में कहाँ पढ़ा था और ये क्या होता है। नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट लूजेज वाटर, इसका क्या काम है? जब प्लांट लूज करता है वाटर को, ट्रांसपिरेशन में तो लूज करता ही है। व्हेन प्लांट लूजेज वाटर देन सेल वॉल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम, सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से बताओ? श्रिंकेज से। ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज करता है प्लांट, अब ज़्यादा ना लूज कर दे, इससे बचाता है कौन बताओ? सेल वॉल बचाता है। तो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन से। अगर ज़्यादा लूज कर देगा तो फिर प्लांट को डाई करना पड़ेगा, तो वो नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, content of the cell away from cell wall, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। आपको अगर याद होगा तो ये मैंने प्लाज्मोलिसिस पहले भी बताया था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में नहीं, हाइपोटोनिक में बताया था, जहाँ पे श्रिंकेज होता है हाइपोटोनिक में, कि अगर सेल है और बाहर में अगर वाटर कंटेंट क्या है बताओ? कम है, और अंदर में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो लूज़ करेगा। नहीं, हाइपरटोनिक था, ठीक है, लूज़ करेगा हाइपरटोनिक में। ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन बाहर में है तो अंदर वाला क्या करेगा बताओ? लूज़ करेगा वाटर। अंदर में अगर ज़्यादा वाटर है तो वो लूज़ करेगा, तो वो श्रिंक करेगा। एनिमल सेल इस चीज़ को नहीं बचा पाता, उसको फिर बचाता है प्लांट सेल। तो श्रिंकेज इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। तो प्लांट सेल को सेल वॉल ही बचाता है। कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं
जैसे कि डेजर्ट प्लांट में कैक्टस वगैरह का नाम सुना है ना, ड्यू टू सेल वॉल। ड्यू टू सेल वॉल, अगर उनको अच्छा कंडीशन नहीं मिल पाया, पानी सफिशिएंट नहीं मिल पाया, तो भी कुछ प्लांट रह जाते हैं ड्राई सीजन में, या फिर ड्राई सॉइल में, या फिर ड्राई एटमॉस्फेयर में रेन नहीं हुआ तो भी रह जाते हैं। तो उनको बचाता कौन है? सेल वॉल। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है। अब जितना पहले वो वाटर लूज करे थे उससे कम वाटर लूज करने लगेंगे, तो उनका वाटर कंटेंट बना रहेगा। तो ड्यू टू सेल वॉल सम प्लांट सेल्स, हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। प्लांट सेल्स सच दैट बैक्टीरिया and fungi leaves or withstand in very dilute, बहुत डाइल्यूट जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया में भी वो रह जाते हैं। एक्सटर्नल मीडिया जो हाइपोटोनिक है उसमें भी ये रह जाते हैं, इनको कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है ड्यू टू, अब बस 2 पॉइंट और है। ड्यू टू सेल वॉल, ड्यू टू सेल वॉल मोस्ट ऑफ, अच्छा कॉपी कर रहे हो, ठीक है। ड्यू टू सेल वॉल मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल की वजह से बहुत सारे प्लांट सेल्स हैं जो कि एडवर्स कंडीशन, जो इन्वायरमेंट का सफिशिएंट जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसके बावजूद भी वो जिंदा रह पाते हैं। ड्यू टू सेल वॉल मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज, अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो भी वो तैयार रहते हैं उस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए। तो मस्ट ग्रेटर चेंजेस इन दी सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आएगा, अब अचानक से कभी टेम्परेचर 50 को क्रॉस कर गया, या अचानक से विंड आ गया, या अचानक से अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी आ गया, तो प्लांट अपने आप को, बहुत सारे प्लांट बचा लेते हैं। तो उनका कारण ही होता है सेल वॉल। सेल वॉल पे ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स से क्या होता है कि वो अगल बगल वाले सेल वॉल से भी जुड़ सकते हैं। तो दो सेल भी आपस में एक फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। इसका सेल वॉल, इसका सेल वॉल एक दूसरे को पोर्स के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं, फोर्स लगाते हैं। दिस इज, और एक ब्रिज बनाते हैं। इनके बीच में साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा लीक करके ना, थोड़ा थोड़ा लीक करके क्या बनाता है? ब्रिज बनाता है। जैसे आपने फेविकॉल का कुछ एक्टिविटी किया होगा, एक आइसक्रीम स्टिक लिया, एक और लिया, दोनों के बीच में फेविकॉल लगाया, वो स्टिक हो गया। थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको पतला सा प्लास्टिक जैसा नज़र आएगा कि बीच में कुछ मटेरियल फिलअप किया गया है। तो वैसे ही होता है, दो सेल वॉल के बीच में थोड़ा सा इसका साइटोप्लाज्म लीक किया, थोड़ा इसका साइटोप्लाज्म लीक किया, दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इस फेनोमेना को। तो सेल वॉल पोजेजेस न्यूमरस पोर्स, अगर ये पोर्स नहीं होता तो फिर वो एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते, थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स, आसपास वाले सेल्स जो हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। एडजेसेंट सेल्स रिमेन connected to each other with cytoplasmic bridges, called, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस को हम क्या कहते हैं? जो साइटोप्लाज्म के कनेक्शन से बनता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, इस वर्ड को, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को। तो ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। तो पहला 3 कॉमन फीचर्स थे, आपको याद है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल वैसे कॉमन फीचर में नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही हम लोग सेल वॉल भी पढ़ा देते। तो पहले में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ गया, दूसरे में आएगा न्यूक्लियस, तीसरा आएगा साइटोप्लाज्म। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड कॉमन फीचर जो कि है न्यूक्लियस। ये हो गया।
तो सेकंड लिखना न्यूक्लियस। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म खत्म होगा फिर हमारा सेल ऑर्गेनेल शुरू हो जाएगा, और सेल ऑर्गेनेल एक बार शुरू हुआ तो 7 to 8 सेल ऑर्गेनेल्स है, फिर उसके साथ हमारा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको याद होगा मैंने जो सेल का डायग्राम बनाया था उसमें न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स बनाया था, याद है? इसका डबल लेयर्ड वॉल होता है। तो इसका न्यूक्लियस का डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन। अंदर में क्या है बताओ? क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स। अब कहोगे इस न्यूक्लियस का क्या काम है? तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न ये सारे क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं ना, उलझे हुए से धागे जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, ये सब कंडेंस करना शुरू करते हैं, कंडेंस करना शुरू करते हैं, और ये बनते हैं रॉड शेपेड स्ट्रक्चर बनते हैं। रॉड शेपेड मतलब लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, लाइक दिस वे, रॉड शेप्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। उसके बाद से ये बनते हैं क्रोमोसोम्स, उसके बाद से ये बनते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में 4 लोब वाला बनाना। तो अब इसके अंदर जो है वो है क्रोमोसोम्स। और हमारे बॉडी में या किसी भी बॉडी में जो भी पेरेंट से कैरेक्टर आए होते हैं बेबी में या ऑफ स्प्रिंग में, that is all the result of these chromosomes, that is all the result of these chromosomes। तो न्यूक्लियस ही ऐसा चीज है जो कि सारे ट्रेट्स या सारे कैरेक्टर को कैरी करेगा फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। यहाँ पे सन सेल नहीं होता बायो में, डॉटर सेल ही रखा गया है, मदर सेल कहा जाता है, पेरेंट सेल कुछ नहीं होता ऐसा, मदर सेल टू डॉटर सेल। ठीक है, तो इन सब के बारे में अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये सारा फंक्शन होता क्या है। और याद रखना कि क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है बताओ? डीएनए। डीएनए फिर हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेन करता है जीन्स, यानी क्रोमोसोम्स बना होता है किससे बताओ? डीएनए एंड प्रोटीन से। प्रोटीन तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, फिर डीएनए में क्या होगा? जीन्स होगा, विच कैरी कैरेक्टर्स, विच कैरी कैरेक्टर्स। यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। जैसे जैसे मदर के बाल होते हैं वैसे ही बच्चों के बाल होते हैं, मदर या फादर का बाल जैसा होगा वैसा ही बेबी का बाल होगा। फिर जो कलर स्किन का होगा मदर फादर का वही बेबी का आएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्शनल की बात नहीं की जा रही, जो हाइट होगा वही हाइट आएगा। कलर, हाइट, हेयर स्टाइल, सारा कुछ मदर फादर से, इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ मिला रहता है। तो इन सब के पीछे यही है जीन्स, जो कहते हो ना इसका जीन्स अच्छा है मदर एंड फादर से जीन्स। तो ये जीन्स कहाँ होता है? डीएनए में। और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ होता है बताओ? न्यूक्लियस में। तो हर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, आगे इसी चैप्टर में पढ़ना माइटोसिस और मियोसिस। जो बॉडी ग्रोथ के लिए जो सेल डिवाइड करके हमारे बोन्स को या हमारे हैंड को ज़्यादा बड़ा बना दिया, जैसा ग्रोथ था उससे काफ़ी बड़ा है मेरा हैंड, तो इसका जो डिवाइड कर करके बना है दैट इज़ थ्रू माइटोसिस। लेकिन मेरी मदर के सेल में अब हम डिसाइड हो चुके थे उसी टाइम की गर्ल होगी। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड किया? तो वो होता है मियोसिस में। तो वेदर इट इज गोइंग टू बी गर्ल चाइल्ड और ये सन चाइल्ड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आएंगे किससे? मियोसिस में। तो रिप्रोडक्टिव वाले में सारे में मियोसिस का सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ में माइटोसिस का होगा। तो चलो देखते हैं अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब न्यूक्लियस के बारे में। तो अब राइटिंग पार्ट शुरू करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा चिक सेल वगैरह ये सब का, तो न्यूक्लियस पहली बार में विजिबल नहीं होगा। जब आपने माइक्रोस्कोप से देखा होगा तो न्यूक्लियस नहीं दिख रहा। जब आप उस पर आयोडीन या सैफ्रानिन सॉल्यूशन डाले होगे तब न्यूक्लियस विजिबल हुआ होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो इन एक्सपेरिमेंट टू सी न्यूक्लियस हम लोग कौन सा
लिक्विड डालते हैं, वी पुट आयोडीन और सैफ्रानीन, ये सब नाम याद रखने, आयोडीन, सैफ्रानीन और मिथाइलिन मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। उसके बाद से हमें दिखने लगता है सबका न्यूक्लियस। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस देखने के लिए हम लोग किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। न्यूक्लियस हैज कितने लेयर का इसके पास होता है मेम्ब्रेन? 2 लेयर। न्यूक्लियर हैव अ डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो डबल लेयर इसलिए होता है क्योंकि अंदर के क्रोमेटिन फाइबर्स के लिए एक लेयर हो गया और एक लेयर बाहर के आउटसाइड के एनवायरनमेंट से इसको अलग करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाला लेयर जो है ना वो फट जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और वो सारे बाहर निकल आते हैं। तो 2 लेयर नहीं होगा, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो अंदर का क्रोमेटिन फाइबर्स है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी आ जाएगा, गोल्गी अपरेटस पे भी आ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, हाँ यस, अच्छा देखते हैं फिर। नाउ सी, तो न्यूक्लियस हैव अ डबल लेयर्ड कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बता रहे थे कि डबल लेयर इसलिए क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम में अंदर वाला लेयर फट जाता है और सारे क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो रॉड लाइक शेप में इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं और फिर बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। अब है उसके बाद से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, नहीं तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा मटेरियल का? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, क्योंकि कोई ट्यूब एंटर नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको भी तो वाटर चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, वो पोर्स से ही काम चला लेते हैं। हैज़ पोर्स विच ट्रांसफ़र, याद रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस में कोई भी ट्यूब एंटर नहीं करता तो पोर्स से ही काम चलाना पड़ता है उनको। विच ट्रांसफर्स द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड के मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म से अंदर आएगा और अंदर से साइटोप्लाज्म में जाएगा। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो कि बाद में रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज विजिबल at the time of cellular division। सेलुलर डिवीजन के टाइम में वो फिर विजिबल हो जाता है। सेलुलर डिवीजन जब भी होना होता है तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स किस में बदल जाते हैं बताओ? रॉड शेप्ड में, जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसका डायग्राम तो मैंने समझा ही दिया है कैसे होता है, फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो ये देखो, इसके अंदर ऐसे रॉड लाइक, ये थ्रेड लाइक बना देना, फिर इसके अंदर में इनको रॉड लाइक बना देना, फिर लाइक दिस एंड लाइक दिस, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब है, ये था पहले फाइबर, यहाँ पे रॉड लाइक और फिर क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स के पास मैंने बता दिया था कि वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और डीएनए में ही जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स हैव डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid which is responsible for transmission of
इनहेरिटेड क्वालिटीज, जो कि ट्रांसफर करता है इनहेरिटेड क्वालिटीज को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में क्वालिटीज को क्या करता है बताओ, ये कैरी करता है। तो क्रोमोसोम्स के पास होते हैं डीएनए। अब डीएनए में क्या होता है, तो जीन्स होता है। तो डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन। डीएनए के पास क्या होता है बताओ, इंफॉर्मेशन होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। फिर अब वो डीएनए और प्रोटीन वाली बात लिखनी है। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए में क्या होगा बताओ, जीन्स होगा। तो डीएनए हैज फंक्शनल सेगमेंट कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट, डीएनए का भी सारा सेगमेंट नहीं कैरी करता, सिर्फ जीन्स जो होता है वो कैरी करता है क्या बताओ, इंफॉर्मेशन को। तो डीएनए हैज फंक्शनल सेगमेंट कॉल्ड जीन्स। ये तो हमें पता है कि यही डीएनए फिर बाद में क्या बन जाता है हमारा, लाइक सेल डिवीजन के टाइम में क्या होगा, जैसे ये है क्रोमेटिन फाइबर्स, ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर गया न्यूक्लियस, फिर आगे क्या होगा, तो ये अब ब्रेक करने की कगार पे है। अब 2 डॉटर सेल्स में ये ब्रेक हो जाएगा। 2 डॉटर सेल्स में थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस का मटेरियल लेकर के ब्रेक हो जाएगा और फिर से ये क्रोमेटिन फाइबर्स हो जाएगा। जो कि फिर आगे कभी सेल डिवीजन पे फिर से ये क्रोमोसोम्स में बदलेगा। ठीक है, अब केमिकल मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग। ठीक है, सम बिहेवियर्स आर विजिबल। ये जरूरी नहीं कि जैसे बर्थ के टाइम में भी बहुत सारे सेल डिवीजन होते हैं, लेकिन वो उस टाइम में विजिबल नहीं होंगे, जब उनका राइट टाइम आएगा तब वो विजिबल होंगे। जैसे टेस्ट की बात कर लें तो हो सकता है कि आप बचपन में आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो, बड़े होने के बाद आपको मीठे से बिल्कुल नफरत हो जाए, और आप पता लगाओगे तो ऐसा ही ट्रेंड आपके मदर एंड फादर का भी हुआ था। तो वो चीज़ फिर आपका कब होगा, सही टाइम पे होगा। या फिर आप में जो सेक्सुअल बॉडी डेवलपमेंट आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे डेवलप करते हैं, जैसे मेल में क्या होता है, मुस्टैच बियर्ड होता है, और फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट होता है, ये सारा कुछ होता है, उनके थाइज चौड़े हो जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी जब डेवलप होगा, तो जब उसका एज होगा एट द एज ऑफ पुबर्टी, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 13 ईयर्स। अब 13 ईयर्स पे ही विजिबल होने लगते हैं। पहले 16-17 था, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से पुबर्टी का एज भी डाउन हो गया, तो अब 13, 11, 12 पे ही सारा कुछ दिखने लगता है सबका। तो सम बिहेवियर्स आर, तो कुछ तो उसी टाइम में दिखेंगे और कुछ मैच्योरिटी आने पे दिखेगा। तो सम बिहेवियर्स आर विजिबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होगा तब वो दिखेगा बाय डायरेक्टिंग द केमिकल चेंजेस। लेकिन वो क्रोमोसोम्स पहले से है उस चीज़ का, आप में प्रेजेंट है। जब टाइम आएगा तो डायरेक्टिंग द केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस की वजह से वो विजिबल होगा, केमिकल चेंजेस की वजह से वो विजिबल होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बैक्टीरिया हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहोगे फिर उसमें कैसे रहता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस एक गाढ़ा सा ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उनको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो बैक्टीरिया हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड कंटेन्स, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया, कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड।
इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले को क्या कहते हैं बताओ? न्यूक्लियोइड। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है, न्यूक्लियोइड। अब है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यहीं से जन्म हुआ था दो नए वर्ड्स का, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिसके न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी नहीं होता, और अंदर में जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं ना, आपको फर्स्ट क्लास में से मैंने डायग्राम बता दिया था, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनका भी मेम्ब्रेन गायब हो सकता है। मतलब छोटे छोटे डेंस मटेरियल हर जगह होंगे, सब अपना अपना फंक्शन करते होंगे, लेकिन किसी का भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स में होती है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड बहुत सारे ऑर्गेनल भी इसमें से गायब हो सकते हैं। विदाउट मेनी ऑर्गेनल्स, विदाउट मेनी ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी इसमें एब्सेंट हो सकते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स का हुआ कैसे? प्रो मतलब इनिशियल स्टेज, प्रो मतलब इनिशियल, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस अपने इनिशियल स्टेज में उसका मेम्ब्रेन नहीं बना है, उस सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। क्लियर? उसके बाद से आ जाओ यूकैरियोट्स। इसका जस्ट ऑपोजिट, अब जहाँ विदाउट है वहाँ पे विथ आ जाएगा। तो इट हैज़ मेनी फंक्शन हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जहाँ पे विदाउट था वहाँ पे हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, और सारे सेल ऑर्गेनल्स का भी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आप कहोगे प्रोकैरियोट्स में होता कैसे है सारा फंक्शन? तो सारा फंक्शन प्रोकैरियोट्स में कौन करता है? साइटोप्लाज्म। तो ऑल फंक्शन आर गाइडेड बाय साइटोप्लाज्म। वहाँ का मेन बॉस ही कौन हो जाता है बताओ? साइटोप्लाज्म हो जाता है। तो ऑल फंक्शंस गाइडेड बाय साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही गाइड करता है। और ये तो एक फेवरेट क्वेश्चन है हर टीचर का, जो पूछते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये तो हर एग्जाम में आता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो चलो देखते हैं इस चीज़ को। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो एक लाइन स्केच कर लेते हैं। ठीक है, इधर मैंने हेडिंग बना दिया प्रोकैरियोट्स, और इधर बना दिया यूकैरियोट्स। इसमें सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। पहला पॉइंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो सबको याद है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इधर क्या आ गया बताओ? यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है सम ऑर्गेनल्स में बी मिसिंग, सम ऑर्गेनल्स में बी मिसिंग, लेकिन यूकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनल मिसिंग नहीं होगा। नो ऑर्गेनल्स आर मिसिंग, कोई भी मिसिंग नहीं होगा, सारे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद से थर्ड है मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर डन बाय पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब इसमें है ही नहीं ऑर्गेनल्स, तो ज़्यादातर फंक्शन अब किसके थ्रू होगा? मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर डन बाय साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर डन बाय पार्ट्स ऑफ दिस साइटोप्लाज्म। कौन फंक्शन करेगा बताओ? साइटोप्लाज्म ही रह गया ना फंक्शन करने के लिए। और यहाँ पर डिजाइंड, स्पेशली डिजाइंड ऑर्गेनल्स।
तो each organelle performs its function. Each organelle performs its function. यहाँ पे परफॉर्म्स होगा, यहाँ का एस कर दो, ठीक है. ईच ऑर्गेनल परफॉर्म्स इट्स फंक्शन. फोर्थ वन, it may be membranous vesicles मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को membranous vesicles कहते हैं. बट नॉट विथ प्लास्टिड्स, मतलब इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते. बट नॉट विथ प्लास्टिड्स इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक तो होता है, लेकिन उसमें प्लास्टिड्स जो है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ नहीं होता. सीधा प्लास्टिड का भी एक समझ लो कि कुछ मास, कुछ सब्सटेंस कहीं पे रख दिया गया, उस पर भी मेम्ब्रेन नहीं होता. जबकि यहाँ पर प्लास्टिड्स में भी क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. मतलब प्लास्टिड्स पे भी मेम्ब्रेन होगा. फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. फोर्थ ही है ना, हाँ ठीक है. अब फिफ्थ लास्ट है, ऑर्गेनेल्स भी इसमें विदाउट मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं. ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही ऐसा नहीं होता. ऑर्गेनेल्स में भी हो सकता है कि कोई मेम्ब्रेन ना हो, और इसमें सारे ऑर्गेनेल्स इन प्रॉपर मेम्ब्रेन होते हैं. ऑर्गेनेल्स आर इन प्रॉपर मेम्ब्रेन, सब अपने अपने मेम्ब्रेन में होंगे. तो ये टोटल आपके 5 डिफरेंसेस हैं जो कि आपको लर्न करने हैं. आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. तो फिर हमारा ये ख़त्म हो गया न्यूक्लियस. अब हम लोग बढ़ेंगे साइटोप्लाज्म की तरफ. क्लियर है? ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है ठीक है, करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है. हो जाए तो मुझे बोल देना. हो गया? हो गया कॉपी? ठीक है, थोड़ा सा रहने देते हैं, कोई बात नहीं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म. 5 मिनट रहता है तो साइटोप्लाज्म को भी कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म ही वो मटेरियल है जो कंटेन करता है न्यूक्लियस को, जो कंटेन करता है सारे सेल ऑर्गेनेल्स को. सेल का जो बाउंड्री था उसके अंदर जितना भी फ्लूइड है, जो भी मटेरियल है, वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म. जैसे आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मड ले लेते हो या वाटरमेलन ले लो, तो जो उसका मास हो गया, फिर उसके अंदर आप ये समझ लो हलवा सोच लो या खीर सोच लो. जैसे हलवा, तो सूजी का हलवा बनाए तो सूजी का जो मैट्रिक्स बना वो गीला गीला सा है, तो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, वही हो गया साइटोप्लाज्म. अब उसमें आप ड्राई फ्रूट्स में काजू डालो और फिर इलायची डालो, जो भी चीज़ें डालना, 10-15 चीज़ें डाल दो, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए. तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी तो कहीं ना कहीं एम्बेडेड होंगे, तो वो साइटोप्लाज्म है. कहाँ पे होंगे? सब साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म छोटा सा टॉपिक है और 4 मिनट रहते हैं, तो ये हम लोग कवर अप कर सकते हैं. उसके साथ ही हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा. तो इट इज़ द फ्लूइड इनसाइड, बस इसके बारे में 3 पॉइंट हैं. ये इनसाइड क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड होता है जो कि अपने अंदर सारे ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है. which contains many cell organelles, जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है, जिनका काम क्या है? अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. सबका अपना अपना काम है, स्पेसिफिक फंक्शन. उसके बाद से है
ये तो सेल ऑर्गेनल के बारे में तो हमें पता ही है कि सम में बी विद इन कुछ सेल ऑर्गेनल्स में बी इन मेम्ब्रेन और कुछ विदाउट मेम्ब्रेन हो सकते हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में विदाउट मेम्ब्रेन। तो विथ मेम्ब्रेन भी पाए जा सकते हैं और विदाउट मेम्ब्रेन भी पाए जा सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वायरस को क्या कहा गया है? तो वायरस हैज़ नो मेम्ब्रेन्स, वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। मेम्ब्रेन्स इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म या इनक्लोजिंग ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता हुआ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सो ये जैसे ही किसी भी बॉडी में जाते हैं तो बस इनके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कोई मेम्ब्रेन नहीं, गोल्गी एपरेटस का कोई मेम्ब्रेन नहीं, किसी का कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो बस ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हल्का सा लीक कर देते हैं, सारे मटेरियल बॉडी में फैल जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी में ही अगर वायरस आ गया, और ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इनका सेल डिवीज़न बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनल जो है वो मेम्ब्रेन में है ही नहीं, तो मेम्ब्रेन को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्गेनल्स सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम्स लाइव। वायरस जब तक बॉडी के बाहर है तब तक वो डेड है, और जैसे ही वो किसी भी बॉडी में चला गया तो लाइव व्हेन एंटरिंग एनी लिविंग बॉडी, व्हेन एंटरिंग एनी लिविंग बॉडी एंड यूजेज इट्स सेल, ये अपने ही सेल को फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। मशीनरी यूजेज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो वायरस के बारे में भी एक अच्छा नोट था। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, डैट विल बी क्लास 4th, आज नहीं करेंगे, क्लास 4th, जिसमें हम लोग करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में तो इतना ही, और आप लोगों को वीडियो तो जा ही रहे, 2 क्लास का वीडियो चला गया होगा सेल का, आपने उन वीडियोस को देखा था, पढ़ा था। वीडियोस इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जूम में काफ़ी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, उनका नेटवर्क का कुछ इश्यूज़ है, या फिर क्लास स्कूल की लग जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, या उनका ध्यान नहीं लग पाए क्लास में। अब जैसे लास्ट क्लास में एक नया रीज़न आया कि ये मोबाइल भी डिस्चार्ज हो सकता है, तो ये सारे इश्यूज़ को फिर हम लोग सॉल्व करने के लिए वीडियो का लिंक आपको भेज देते हैं। अभी तो शुरुआत में कुछ वीडियोस का लिंक जा रहा है, बाद में आपको प्लेयर डाउनलोड करना सिखलाएंगे। जब आप लोग फीस सबमिट कर दोगे, एडमिशन ले लोगे, तभी प्लेयर दिया जाता है, ऐसे नहीं जाता। तो प्लेयर पे फिर आपका नेट बहुत कम खर्चा होगा और बहुत स्मूथ वीडियो चलेगा। वो राइट वे का अपना प्लेयर है हम लोगों का, सारे सॉफ्टवेयर सारे सब कुछ मैनेज होते हैं उसके तो वो आपको बाद में प्रोसेस समझाया जाएगा। अभी आप लोग लिंक के थ्रू ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे साथ, आप कोई क्वेरीज जो है वो डिस्कस कर सकते हो।